Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun, and I'm here to discuss the question of the day. And in case you have any doubts, you can use the contact info given. So let's have a look at the question of the day. The question of the day is of the topic kinematics, and the question says a point P is located above an inclined plane. Is it possible to reach the plane by sliding under gravity down a straight frictionless wire joining P to some point P dash on the plane? How should P dash be chosen so as to minimize the time taken? Alright, so let's try to analyze the problem. हमारे को ये जो पॉइंट P दिया है, यहां से क्या अलाउेबल है कि एक हम लोग एक फ्रिक्शनलेस वायर इस तरीके से यहां पर लगा सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, है ना? और उस बीड को यहां से मौका मिलेगा इस तरीके से स्लाइड करके यहां तक आने का, है ना? ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे लगा सकते हैं एक वायर, जैसी मर्जी आपकी, आपको चुनना है कि इनमें से किस वायर के अक्रॉस इस P पॉइंट से अगर मैं एक बीड को छोड़ूंगा तो वो सबसे कम टाइम में इंक्लाइंड सरफेस पर पहुंचेगा, है ना? अपने को सिलेक्शन करना है कि वो रास्ता कौन सा होगा। चलिए, तो इस सवाल को समझाने के लिए मैं यूज करना चाहता हूं इस सर्कुलर रिंग का, जो कि वर्टिकल प्लेन में रखी है, और यहां पर मान लीजिए कि ये जमीन है ना? ये जो हमारा सर्कुलर रिंग है, ये स्टैंडिंग पोजीशन में है ना? वर्टिकल प्लेन में है। अब जो है, मुझे क्या करना है, मुझे ये निकालना है कि यहां पर मान लीजिए कि मेरे पास कोई बीड है ना? अब मैं अगर ये चाहूं कि इसे यहां से लेकर के यहां तक इस पॉइंट तक लाना है, और उसके लिए मैं एक वायर, फ्रिक्शनलेस वायर का इस्तेमाल करूं, ठीक उसी तरीके से जैसा हमारे को इस सवाल में गिवन है, तो इसे टाइम कितना लगेगा मैं ये निकालना चाहता हूं, है ना? और लेट अस से कि ये जो रास्ता है, ये इस वर्टिकल डायमीटर से कितना एंगल बना रहा है, लेट अस से कि थीटा एंगल बना रहा है ना? मैं ये निकालना चाहता हूं कि अगर यहां से मैं कोई बीड को छोड़ूं तो उसे यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ऑलराइट, तो चलिए ट्राई करते हैं। हमारे को सर्कल की प्रॉपर्टी से एक चीज मालूम है, और वो ये है कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये क्या होगा, 90 डिग्री, है ना? डायमीटर जो है किसी भी पॉइंट पर ऑन द सर्कल इस तरीके से 90 डिग्री एंगल सबटेंड करता है। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहां से यहां तक की जो रेड वाली लाइन की दूरी लेंथ है वो 2r है ना? ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज डायमीटर। तो ये जो हमारा रास्ता है, लेट अस नेम इट AB, है ना? AB रास्ता कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2r cos थीटा। प्रीटी सिंपल, 2r cos थीटा हो जाएगा। अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि ग्रेविटी तो किस डायरेक्शन में लगेगी, ग्रेविटी तो हमेशा नीचे ही लगती है ना? तो इस ग्रेविटी का कौन सा कंपोनेंट जो है इस बीड को अलोंग AB ले जा रहा है? तो ग्रेविटी का जो कंपोनेंट इसे ले जा रहा है वो कौन सा है, वो है ये वाला कंपोनेंट, है ना? और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा G cos थीटा, राइट? तो ये वाला जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का वो हो जाएगा G cos थीटा। तो इफ वी टॉक अबाउट AB, है ना, इस AB लाइन के अलोंग अगर हम लोग बात करें तो डिस्टेंस कितना है, 2r cos थीटा। एक्सेलरेशन कितना है, G cos थीटा। और आप ये नोटिस करिए कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, है ना? तो अगर कांस्टेंट इक्वेशन है तो अचानक से हमारी तीन इक्वेशन ऑफ मोशन जग जाती हैं, और हम लोग यहाँ पर बड़े आराम से क्या लगा सकते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। लेकिन u तो जीरो है, हमने इसे जस्ट यहाँ से रिलीज करा है, तो S बराबर क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 2s बाय ए, राइट? और 2s बाय ए चलिए निकालने की कोशिश करते हैं। टाइम बराबर ट्वाइस ऑफ s हमने निकाल रखा है, 2r cos थीटा अपॉन एक हमारा था g cos थीटा। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4r बाय g। तो इसमें सबसे मजेदार चीज जो हमारे पास आई है वो ये है कि ये जो टाइम लगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा लगा, है ना? चाहे मैं थीटा कुछ भी लूं,
इसे टाइम जो है एग्जैक्टली कितना लग रहा है, 4r/g लग रहा है। टाइम 4r/g या फिर टाइम √4r/g है ना। टी स्क्वायर बराबर 2s/, तो यहाँ पर टी स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ पर भी टी स्क्वायर लिख देते हैं। तो हमारा टाइम एक्चुअली आ गया था √4r/g। ऑलराइट, तो हम लोगों ने ये देखा कि टाइम जो है वो क्या आ रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। इसका मतलब अगर मैं एक वायर को इस तरीके से बिल्कुल डायमेट्रिकली लगा देता है ना, ये रेड वाली लाइन अगर मान लीजिए वो फ्रिक्शनलेस वायर होती, तो जितना टाइम लगता उतना ही टाइम लग रहा है उसे बी पर पहुंचने में। मतलब कि सी पर पहुंचने में उतना ही टाइम लग रहा है जितना बी पर लग रहा है, और उतना ही टाइम लगता है किसी और पॉइंट डी पर पहुंचने में, अगर मैं इस तरीके का रास्ता चुनता। तो अब ये जो रिजल्ट है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपने क्वेश्चन ऑफ द डे में। तो देखिए मैंने किस तरीके से पिछले सवाल के कॉन्सेप्ट को लगाना चाहा है। अगर आप इस पी पॉइंट को देखिए ना, ये हमारा ओरिजिनल सवाल का पी पॉइंट था। अगर इस पी पॉइंट से मैं एक रास्ता ऐसा निकालूं यहां तक पहुंचने का, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए इसे टाइम लगेगा टी यहां तक पहुंचने में, तो सेम वुड बी द टाइम उस बीट को पहुंचने में जो यहां पर लगे। सिमिलरली सेम वुड बी द टाइम जो उस बीट को यहां तक पहुंचने में लगे, एंड ऑल्सो सेम विल बी द टाइम जो उसे यहां से यहां तक पहुंचने में लगे, है ना। तो अगर इस समय t बराबर 0 हो रहा है, तो जब बीट यहां पहुंचेगा तो हो रहा होगा t बराबर कैपिटल टी, टी बराबर कैपिटल टी, टी बराबर कैपिटल टी और टी बराबर कैपिटल टी। अब आप सोचिए कि अगर मैं रास्ता जो है हमें पहुंचाना कहां तक था, हमें सिर्फ सर्कल तक नहीं पहुंचाना था। हमारे इस सवाल के हिसाब से अगर देखें तो हमें पहुंचाना था कहां तक, इस इंक्लाइन प्लेन तक। तो अगर आप सोचिए पहले ये वाले रास्ते के बारे में बात करते हैं, रास्ता नंबर 1। अगर मैं ऐसा करूं कि एक रास्ता बिल्कुल इस डायरेक्शन में बनाऊं, है ना, ये रहा मेरा रास्ता, तो क्या होगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि मुझे जो टाइम लगेगा वो ऑब्वियसली कितना लगेगा, यहां तक पहुंचने में ही टी टाइम लग गया, तो यहां से यहां और आने में कुछ और एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। उसी तरीके से अगर मैं ये रास्ता नंबर 2 की बात करूं, तो यहां से यहां तक आने में टी टाइम लगा, और नीचे तक जाने में मुझे कुछ और टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। रास्ता नंबर 3, इससे मैं बोल रहा हूं, इसकी बात करते हैं। इस केस में भी क्या होगा, यहां तक पहुंचने में टी टाइम लगा, तो यहां से यहां और आगे जाने में कुछ और टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इस रास्ता नंबर 4 की बात करूं, तो क्या होगा, इस रास्ते के दौरान इसको एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, टी टाइम ही लगेगा इंक्लाइन प्लेन तक पहुंचने में। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है। तो हमें ये समझ में आया कि आउट ऑफ ऑल सच रास्ता, है ना, ये जो फोर्थ नंबर वाला रास्ता है, ये कैसा रास्ता हो गया, इस पी पॉइंट से इंक्लाइन प्लेन तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता। तो चलिए अब ये सोचते हैं कि इस पी डैश की लोकेशन को एग्जैक्टली कैसे बताएं, है ना। हमें ये समझ में आ रहा है कि ये एंगल अल्फा है। अगर ये एंगल अल्फा है तो हमारे को ये भी समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल है ये कितना हो गया, ये भी हो गया अल्फा। ऑलराइट, अब यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये ब्लैक वाली पी ए है ना, इसका नाम अगर मैंने ए दे दिया इस पॉइंट का, तो पी ए क्या बन गया एक तरीके से, पी ए हैज बिकम द डायमीटर। ऑलराइट, तो अब अगर मैं एक छोटी सी ज्योमेट्री यहां पर लगा दूं, ये वाला एंगल, मान लीजिए ये लाइन बना दिया मैंने, तो अब ये वाला एंगल आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कितना हो जाएगा। बचपन की ज्योमेट्री के हिसाब से आपको पता होगा कि यहाँ पर जितना एक आर्क सेंटर पे एंगल सबटेंड करता है, उसका आधा वो आर्क सबटेंड करता है किसी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस पे। तो ये एंगल कितना हो गया, अल्फा/2। तो बेसिकली सवाल में मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन था, मुझे ये पी पॉइंट गिवन था और ये इंक्लाइन प्लेन गिवन था। तो सवाल ये उठता है कि हम लोग पी डैश को बोले कैसे कि वो कहां पर होगा। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि P से ठीक नीचे आपको एक वर्टिकली डाउनवर्ड एक लाइन बनानी है, और उस लाइन से कितने एंगल पर जाना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा/2, है ना। अल्फा/2 पर अब जब गए, तो जहां पर भी उस लाइन ने इसे कट किया इंक्लाइन प्लेन को, वही हो गया P डैश, एंड दैट विल बी योर आंसर, है ना। तो इस तरीके से हम लोग P डैश की लोकेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप कि आपको पिछला मेथड समझ में आया होगा।
आपको मैं एक और मेथड बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत लोग ये भी कह सकते हैं कि हमें कैसे ये पता कि किस सवाल के कॉन्सेप्ट को किस सवाल में लगाना है। तो उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा पॉइंट P है ना। अब हमें नहीं पता कि किस रास्ते के अलोंग जो है टाइम मिनिमम लगेगा, तो हम लोग बिल्कुल बेसिक अप्रोच भी लगा सकते हैं। बेसिक अप्रोच किस तरीके से, मान लीजिए कि हमें ये पता है कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन मैंने बना दी। अब जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं कि किसी भी रैंडम डायरेक्शन में हम लोग जाएंगे, है ना। मान लीजिए ये वो रास्ता है जिसके अलोंग हम लोग टाइम निकालना चाह रहे हैं। लेट अस से कि ये एंगल हो गया थीटा, है ना। अब हम लोगों को सिंपली क्या करना है कि कुछ तो सवाल में मेंशन होगा, जैसे कि एक कांस्टेंट सी चीज हमारे को दिखाई दे रही है। वो क्या है कि अगर हमारे को पी पॉइंट गिवन है और इंक्लाइंड गिवन है, इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे को एक लेंथ तो पता है, वो कौन सी है, ये एच है ना। ये एच क्या है, पी पॉइंट से इस इंक्लाइंड प्लेन की परपेंडिकुलर दूरी, है ना। तो हम लोग यहां पर ये निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एच कि अगर ये रास्ता चुने थीटा एंगल वाला, तो कितने देर में ये यहां पर पहुंचेगा। चलिए तो ट्राई करते हैं। अगर ये एंगल थीटा है ना, और ये लेंथ एच है, तो हम लोग ये वाला एंगल कितना कह सकते हैं, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। फिलहाल के लिए इसका नाम लेटस से कि मैंने फाई दे दिया, है ना। तो ये वाला एंगल हमारा हो गया फाई। अब आप मुझे बताइए कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते का नाम मान लीजिए मैंने पीए दे दिया। इस पीए रास्ते के लिए हम लोग लेंथ कितनी कह सकते हैं, कितनी हो गई, लेंथ हो गई पीए इज इक्वल टू एच अपॉन कॉस फाइव। सिंपल सी ज्योमेट्री यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पीए हो गया एच अपॉन कॉस फाइव। उसके अलावा हम लोग और क्या देख सकते हैं, हम लोग ये देख सकते हैं कि इस रास्ते के अलावा जी का, है ना, जी तो नीचे लग रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका कितना कंपोनेंट लग रहा है। तो एक्सेलरेशन हम लोग बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, राइट। तो यहां से अपने को टाइम मिल सकता है क्या, बिल्कुल। टाइम किस तरीके से निकालेंगे हम लोग वापस से वही काम करेंगे जो सर्कल वाले सवाल में किए थे। एच अपॉन कॉस फाइव, दिस इज आवर एस, एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। एस इज इक्वल टू हाफ ए हो जाएगा कितना, जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर दो दो वेरिएबल आ गए। कौन कौन है वो दो वेरिएबल, थीटा है और फाई है, राइट। तो थीटा और फाई में कुछ तो रिलेशन हमारे को दिख रहा है, और वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर ये वाला एंगल अल्फा था, तो हमारा ये पूरा का पूरा एंगल भी कितना हो गया, अल्फा हो गया। ये पूरा का पूरा एंगल हो गया अल्फा। दैट मीन्स थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू अल्फा, है ना। तो हम लोग किसी भी एक एंगल के बारे में कमेंट कर देते हैं, ऑलराइट। तो आउट ऑफ थीटा एंड फाई, लेटर से कि मैंने थीटा को चुना है ना, कि मैं जवाब थीटा के टर्म्स में देना चाहता हूं। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, एच अपॉन कॉस ऑफ फाई के बजाय मैं क्या लिख दूंगा, फाई के बजाय मैं लिख दूंगा अल्फा माइनस थीटा, इट इज इक्वल टू हाफ जी कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो यहां पर अब मुझे ये समझ में आ रहा है कि इक्वेशन क्या बन गई, इक्वेशन बन गई अल्फा और टाइम के टर्म्स में, राइट। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, वो आ गया टू एच बाई जी मल्टीप्लाइड बाय वन अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। देखिए यहां तक सही है ना। हाँ, तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है। अगर मुझे टाइम को मिनिमाइज करना है तो एक तरीके से मुझे टी स्क्वायर को भी मिनिमाइज करना है। तो कब टी स्क्वायर कम से कम होगा, टी स्क्वायर तब कम से कम होगा जब ये जो डिनोमिनेटर है, ये वाला टर्म, ये क्या हो, मैक्सिमम। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि रेस्ट ऑफ द टर्म्स तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब मुझे लेट अस से y इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा, इस टर्म को मुझे क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो चलिए सोचते हैं कैसे करेंगे। मुझे एक ही चीज आती है, डिफरेंशिएशन। ऐसे केसेस में तो मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा के लिए मैं क्या लगाऊंगा, uv है तो u dv प्लस वी डी यू इक्वल टू जीरो करना है ना। तो यहां पर लिख देंगे कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा
फिर प्लस ऑफ कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा का क्या डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन ऑफ अल्फा माइनस थीटा, राइट। ये हमारा डिफरेंशिएशन हो गया किसका, कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा का। तो अब मुझे dy बाई डी थीटा को करना है जीरो, है ना, dy बाई डी थीटा को होना है जीरो, तो उससे क्या आ जाएगा, cos of alpha minus theta into sin theta has to be equal to cos of theta into sin of alpha minus theta, right। तो यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया tan of alpha minus theta is equal to tan theta, right। तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू थीटा, जो क्या इंप्लाई कर रहा है, हमारे को इससे मिल जा रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा, ऑलराइट। तो यहां से हम लोग अब क्या निकाल सकते हैं, थीटा। तो थीटा अपना कितना आ गया, अल्फा बाई 2। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, अगर हम लोग वापस अपने डायग्राम में आए, तो अल्फा इक्वल टू थीटा बाय, नहीं क्या था, थीटा इक्वल टू अल्फा बाई 2 आने का मतलब ये हुआ कि आप देखिए कि थीटा मैंने किसे सेलेक्ट किया था, थीटा मैंने इस एंगल को सिलेक्ट किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि P पॉइंट से मुझे क्या करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, और उस वर्टिकल लाइन से इस डायरेक्शन में कितना एंगल जाना है, सिर्फ और सिर्फ अल्फा बाई 2। और अगर ऐसे लाइन को मैं ढूंढूंगा तो वो जहां पर भी हिट करेगी वो पॉइंट मेरा क्या कहलाएगा, P डैश, ऑलराइट। तो आप देख पा रहे हो कि रिजल्ट बिल्कुल सेम आया है दोनों मेथड से। सो इन केस अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वील मीट अगेन टुमारो विद अ डिफरेंट क्वेश्चन ऑफ द डे। टिल देन